Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, then kindly subscribe it. In this video, we will discuss about intrauterine growth restriction and its causes. Let's see about IUGR. See, IUGR को हम intrauterine growth retardation नहीं कह सकते हैं because retardation में mental ability जो होता है वो भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है. सो IUGR को हम intrauterine growth restriction कहते हैं, ठीक है. तो IUGR को क्लिनिकली एंड बाय द ग्राफ कैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स सी. वी नो ना कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है यहाँ से और जीफी स्टर्नम के बीच में जो फंडल हाइट होता है वो ऐसे ग्रो करता है, ठीक है. तो ये अम्बलाइकस पे जब जाता है ना तो वो होता है 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. ओके, फंडस एट अम्बलाइकस मीन्स द gestational age is 24 week. Okay, but if there is a clinical lag of 2 to 3 week fundal height corresponding to the gestational age is known as intrauterine growth restriction. Now let's see how do we define intrauterine growth restriction with growth chart. एग्जाम्पल के लिए let's take the femoral length, ठीक है. हम एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस या फिर बाईपेराइटल डायमीटर भी ले सकते हैं. एंड जेस्टेशनल एज के साथ ये कैसे में ग्रो करता है इसको देखते हैं, ठीक है. सो वी नो कि ग्रोथ ऑफ एनी पैरामीटर लाइक फीमोरल या फिर एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, जब इसका ग्रोथ चार्ट बनेगा, ग्राफ बनेगा, तो वो होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द बेबी 50th सेंटाइल इस लाइन पे आते हैं, ठीक है. बेबी जो होता है ना कुछ वो 50th सेंटाइल से लार्जर होते हैं जो कि आते हैं 90th सेंटाइल पे. एंड कुछ बेबी जो होते हैं ना वो 50th सेंटाइल से स्मॉलर होते हैं जो कि आते हैं 10th सेंटाइल पे, ठीक है. तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ पैटर्न ऑफ द फीमोरल लेंथ जो कि मेनी थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स के यूएसजी में देखा जाता है, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द बेबी लाइज अराउंड दीज लाइन्स, इसी लाइन्स के अराउंड में होते हैं मोस्ट ऑफ द बेबीज. कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, कुछ थोड़े से छोटे होते हैं, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है मोस्ट ऑफ द बेबीज के ग्रोथ पैटर्न का. ओके, बट सम बेबी वुड बी इन द जोन इवन अबव द 90th सेंटाइल. कुछ बेबी जो होते हैं ये 90th सेंटाइल के भी ऊपर जाते हैं. सो दोज बेबीज आर नोन एज मैक्रोसोमिक्स. यू नो ना कि मैक्रोसोमिया का जो वेट डिफिनीशन होता है वो होता है कि बेबी विच इज मोर देन 4 kg. नाउ सम बेबी वुड बी इवन स्मॉलर देन 10th सेंटाइल ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न. सो इन बेबीज को हम कहते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी स्मॉल हो सकते हैं या फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के वजह से स्मॉल होते हैं. ओके, सो बाय द ग्रोथ चार्ट एनी बेबी whose growth is lying below the 10th centile, ठीक है, we call them intrauterine growth restriction. okay, although they could be constitutionally small, ठीक है. We can also say it is an IUGR when the weight of the baby expected to be lesser, ठीक है, that is weight less than 2.5 kg. कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये 2.3 kg है. 2.25 kg से अगर वेट कम आ रहा है देन हम उसको बोलते हैं कि IUGR हो रहा है, ठीक है. नाउ सी द फीमोरल लेंथ एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस रेशियो. ये क्या होता है, तो ये आफ्टर 21 वीक ऑफ जेस्टेशन, 21 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में ना ये कांस्टेंट हो जाता है जो कि हो जाता है 22, ठीक है. ये नॉर्मली होता है. बट इफ दिस रेशियो इंक्रीज मोर देन 23.5 देन इट इज सजेस्टिव ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन. So now please try to understand the basics of blood supply of the fetus before discussing more detail of abdominal circumference and femoral length. See, वी नो कि फीटस को जो ब्लड सप्लाई इक्वली मिलता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है. बट सपोज ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो रहा हो ड्यू टू एनी रीज़न तो बेबी को सप्लाई क्या होगा, कम जा रहा होगा ना, चाहे कोई भी रीज़न हो. जैसे प्लासेंटा तो स्टक है मदर से एंड बेबी को उसका नरिशमेंट मिलता है प्लासेंटा से बाय द umbilical cord, isn't it? But suppose placenta is not able to give enough nourishment to the baby, ठीक है, चाहे जिस भी रीजन से हो, लाइक कैल्सिफिक वेसल्स की वजह से हो या फिर स्मॉल वेसल्स से हो या फिर स्मॉल प्लासेंटा की वजह से हो या फिर इन्फेक्शन, वट एवर द रीजन, नॉरिशमेंट बेबी को कम मिल रहा होता है, ठीक है.
एंड इफ नॉरिशमेंट टू द बेबी इज लेस, नॉरिशमेंट कम होगा, देन फर्स्ट पैरामीटर क्या है जो अफेक्टेड होगा. सी इफ अगर आपको 5 डेज के लिए, नेक्स्ट 5 डेज के लिए फूड ही ना मिले, देन आपका फर्स्ट पैरामीटर कौन सा अफेक्ट होगा. कौन है आपका फर्स्ट पैरामीटर जो श्रिंक डाउन होगा सबसे पहले? ऑफ कोर्स इट्स एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस. सेम प्रिंसिपल बेबी पर भी अप्लाई होगा. बेबी का भी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जो होता है ना, एब्डोमिनल फैट, वो सबसे पहले रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू रिडक्शन इन द सप्लाईज. ठीक है. सो in the baby first parameter affected during the growth restriction is abdominal circumference. then सेकेंड पैरामीटर क्या होगा जो उसका डिक्रीज होगा. उसके बाद ये थोड़ा लेट होता है. सेकेंड पैरामीटर अफेक्टेड ड्यूरिंग द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इज अपर एंड लोअर लिम्ब. उसके बाद सेकेंड पैरामीटर है अपर एंड लोअर लिम्ब. एंड लास्ट पैरामीटर है अफेक्टेड ड्यूरिंग ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इज द ब्रेन ड्यू टू प्रिफरेंशियल सर्कुलेशन. प्रिफरेंशियल सर्कुलेशन की वजह से ये थोड़ा लेट होता है एंड सबसे लास्ट होता है. ओके. सो अब आप समझ सकते हैं कि अगर एब्डोमेन का सर्कमफ्रेंस कम हो रहा है बिकॉज ऑफ लेसर सप्लाई, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो IUGR होगा उसमें सेकेंड पैरामीटर क्या था? फीमोरल लेंथ था. ठीक है. लेकिन फर्स्ट पैरामीटर है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस. तो इसके जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में टाइम है ना, सेकेंड जो पैरामीटर है फीमोरल लेंथ, इसमें ये थोड़ा लेट होता है, मैंने बताया पहले भी. इसीलिए अराउंड 22 वीक के बाद जो नॉर्मल 21 वीक के बाद में जो नॉर्मल होता है ना, ये 22 रेशियो फीमोरल लेंथ एंड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का, वो क्या होता है? इंक्रीज करने लगता है. क्योंकि फीमोरल लेंथ जो है ना वो तो अभी नॉर्मल है, लेकिन एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कम हो रहा है, तो रेशियो क्या होगा? इंक्रीज ही होगा ना. ठीक है. सो मोर रेशियो इज सजेस्टिव ऑफ IUGR. सी इफ जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि कॉज है IUGR का, देन इससे बेबी क्या होगा ना, सिमेट्रिकली स्मॉल होगा. अगर प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही होगा तो क्या होगा? बेबी सिमेट्रिकली स्मॉल होगा. बट इफ प्रॉब्लम विच लीड्स टू IUGR स्टार्ट लेट इन प्रेगनेंसी, अगर प्रॉब्लम लेट स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी के मिड पॉइंट से या फिर 2 या 3 मंथ के बाद से स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होगा? बेबी एसिमेट्रिकली छोटा होगा. एंड इसमें जो होता है ना, ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट भी सबसे लेट होता है एसिमेट्रिकल में. ठीक है. मीन्स कुछ टाइम के लिए ब्रेन सेफ ही रहेगा जब IUGR स्टार्ट हुआ रहता है उस टाइम से. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल IUGR. सी सिमेट्रिकल IUGR को हम टाइप 1 IUGR भी कहते हैं एंड एसिमेट्रिकल IUGR को टाइप 2 IUGR भी कहा जाता है. ठीक है. तो सिमेट्रिकल IUGR जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली ऑनसेट होता है, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही हो जाता है. एंड एसिमेट्रिकल IUGR का ऑनसेट जो होता है ना वो लेट होता है. सिमेट्रिकल IUGR का कॉज है या तो इन्फेक्शन होगा या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा या फिर कंजेनाइटल एनोमलीज होगा. बट एसिमेट्रिकल IUGR जो होता है वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या फिर रीनल डिजीज की वजह से होता है. ओके. सो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही हो तो क्या होगा? जो भी बेबी का फीमोरल लेंथ है या फिर हेड सर्कमफ्रेंस है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है, वो सब रिड्यूस तो करेगा, लेकिन क्या होगा? सिमेट्रिकली रिड्यूस करेगा. अगर ये सारे में से कोई भी कॉज अगर प्रेगनेंसी के स्टार्ट से होता है तो. ठीक है. सो लेट्स सी सम रेशियो विच विल बी अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड. कुछ और रेशियो देख लेते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्रल इंडेक्स देखते हैं. ठीक है. तो ये जो होता है ना, ये फीटल वेट से एस्टिमेटेड होता है, जो कि USG में एस्टिमेट किया जाता है, USG से, कि बेबी का वेट कितना ग्राम है. ठीक है. तो इसका होता है पॉन्ड्रल इंडेक्स होता है एस्टिमेटेड फीटल वेट अपॉन क्यूब ऑफ द फीमोरल लेंथ. तो ये होना चाहिए, होता है नॉर्मली अराउंड 8.3. बट इफ बेबी स्मॉल होता है एंड बर्थ पे हम देखते हैं कि इसका पॉन्ड्रल इंडेक्स तो नॉर्मल है, देन ये सिमेट्रिकली स्मॉल बेबी, मीन्स बेबी स्मॉल है और पॉन्ड्रल इंडेक्स भी नॉर्मल है, तो क्या होगा? वो सिमेट्रिकली स्मॉल बेबी होगा. ठीक है. एंड इसका जो प्रोग्नोसिस होता है ना वो बैड प्रोग्नोसिस होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकली स्मॉल बेबी है, तो इसमें IUGR का जो भी कॉज होगा वो तो प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही हो रहा होगा. ओके. बट एसिमेट्रिकल IUGR के केस में जो होता है ना वो पॉन्ड्रल इंडेक्स जो होता है वो लेस देन 7 होता है. सिमिलरली हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस रेशियो जो होता है वो 1 होता है नॉर्मली, या फिर इन सिमेट्रिकल IUGR में भी. बट इन एसिमेट्रिकल IUGR इट विल बी मोर देन 1. ये 1 से ज़्यादा होता है.
एंड एसिमेट्रिकल IUGR का जो प्रोग्नोसिस होता है ना वो बेटर प्रोग्नोसिस होता है. ओके. देर आर द सम रेशियो जो कि डिफ्रेंशिएट, मतलब ये जितने रेशियो हैं ये सारे डिफ्रेंशिएट करते हैं सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल IUGR को. ओके. सी जो एसिमेट्रिकल बेबी होते हैं उनका कैचअप ग्रोथ रेट जो होता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है सिमेट्रिकल बेबी के तुलना में. एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ लाइफ इफ़ आप कंपेयर करते हो दोनों बेबीज को देन एसिमेट्रिकल IUGR बेबी इज मच बेटर. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ IUGR. अब इटियोलॉजी देख लेते हैं. सी बिफोर डिस्कसिंग एनी अदर कॉजेज लेट मी टेल यू दैट in 65% of IUGR, 65% of IUGR are idiopathic. ओके, मीन्स इसका कोई कॉज नोन नहीं है. ठीक है. सो ओनली 35% बचे जिनका नोन कॉज देखने को मिलता है. सो येस 65% IUGR are idiopathic and 35% of IUGR are having known cause. ठीक है. लेट्स सी फर्स्ट द मैटरनल कॉज. सबसे पहले मैटरनल कॉज देखते हैं. इसमें हो सकता है क्रोनिक किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज हो सकता है. हार्ट डिजीज में NYHA टाइप 3 एंड टाइप 4, टाइप 1 टाइप 2 नहीं होता है इसका कॉज. टाइप 3 एंड टाइप 4 होता है NYHA का. सारे हार्ट डिजीज के कॉज नहीं होते हैं IUGR के. एंड स्मोकिंग लीड्स टू ऑल्सो IUGR. ड्रग्स की वजह से भी, अल्कोहल, burnt out डायबिटीज मेलाइटस विथ मैक्रोएंजियोपैथी एंड वास्कुलोपैथी. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेसेंटल कॉज भी होता है. मैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में थोड़ा देर में बताऊंगी डिटेल में. नेक्स्ट होता है प्लेसेंटल कॉज लाइक प्लेसेंटल इन्फाक्ट. ठीक है. या फिर एबनॉर्मल प्लेसेंटास. एबनॉर्मल प्लेसेंटा मीन्स हो गया सर्कम मार्जिनेट प्लेसेंटा या फिर सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा और बाइलोबेट प्लेसेंटा. ओके. एंड एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन मीन्स ये हो सकता है प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा और परकीटा. सो ये सब भी IUGR के एसोसिएशंस है. नेक्स्ट हो सकता है फीटल एसोसिएशन लाइक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म या फिर क्रोमोसोमल एनोमलीज या इन्फेक्शन. ओके. सो हम जानते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस चाहे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो या फिर प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो. ठीक है. इट लीड्स टू मैक्रोसोमी. इसमें बेबी तो बड़ा होता है ना, लार्ज बेबी होता है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड बर्नड आउट डायबिटीज़. तो आपको अभी समझना है बर्नड आउट डायबिटीज़ के बारे में. ठीक है. मीन्स ऐसा डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी से पहले से ही काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट हो एंड प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ कैरी करने के साथ साथ उसको वास्कुलोपैथी या फिर माइक्रोएंजियोपैथी भी हो. तो ये जो है ना केस इसमें IUGR हो सकता है. ओके. सो नेवर से दैट डायबिटीज़ एज द फर्स्ट कॉज ऑफ IUGR. डायबिटीज़ जो होता है ना वो फर्स्ट कॉज IUGR का नहीं होता है. इफ़ डायबिटीज़ प्रजेंट विथ वास्कुलोपैथी और माइक्रोएंजियोपैथी देन ये IUGR करेगा. बट जनरली डायबिटीज़ की वजह से लार्ज बेबी होता है. नाउ क्लियर. लार्ज बेबी मीन्स मैक्रोसोमिया होता है. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ fetus and also about the management of IUGR. Okay. If you like the video then kindly subscribe my channel for my upcoming videos. Okay. Thank you.